हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रि, कोण और मिति। त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, या आप इसे त्रिकोणमिति में भुजा का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद मिति का अर्थ होता है मापन, अर्थात 3 भुजा वाले या कोण वाले त्रिभुज का मापन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास जैसे एक समकोण त्रिभुज है, कुछ इस तरीके से। इस त्रिभुज में हमेशा, या हम ये कहें कि यदि ये एक समकोण त्रिभुज है तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये, तीनों भुजाओं का मापन करना ही, या तीनों कोण, एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये, अगर हम इसे समकोण त्रिभुज का नाम दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में ये त्रिभुज होता है 90 डिग्री का, और इसके अलावा 2 और कोण न्यून कोण होते हैं, अर्थात ये दोनों ही कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। तो इन तीनों भुजाओं का मापन और इन तीनों कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। मेरी बात आप समझ गए होंगे दोस्तों कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। सरल शब्दों में त्रिकोणमिति अर्थात 3 कोणों या 3 भुजाओं का मापन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में बेसिकली हम समकोण त्रिभुज को ही पढ़ते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज पे ही पूरी त्रिकोणमिति डिपेंड करती है या आधारित है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में स्पेशली क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। ये भुजा कर्ण कहलाती है। अगर मैं इसे नाम दूं ए, सी और ये बी। समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण, लेकिन ये दोनों जो भुजाएं होती हैं ये न्यून कोण पे आधारित होती हैं, अर्थात अगर मैं सी पर, इस बिंदु पर कोई भी कोण बनाऊं न्यून कोण, तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और यदि यहाँ पे मैं कोण बनाऊं कोई भी न्यून कोण, तो इसके सामने वाली भुजा अर्थात ये लंब कहलाएगी। मतलब त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज जहाँ बनता है अर्थात 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे बनता है, उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। लेकिन ये दोनों जो भुजाएं होती हैं वो न्यून कोण पर आधारित होती हैं, तो ये भुजा कभी लंब भी कहला सकती है और कभी आधार भी। अगर हम इसको स्पेशली इसी तरीके से मान के चलें कि यहाँ पे कोई न्यून कोण बन रहा है, तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और ये वाली आधार। अब इसी बेस पे हम पढ़ते हैं दोस्तों कि समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा कर्ण है, इसको हम लंब लेके चल रहे हैं, और ये हो जा रही है हमारी आधार, अर्थात AC बराबर कर्ण मान लिया, BC आधार, और AB बराबर लंब। बात करते हैं कर्ण की। समकोण त्रिभुज में कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा,
समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। उसके बाद समकोण त्रिभुज को हाइपोथेनियस कहा जाता है, तो इसे H से शो किया जाता है या H से दर्शाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आधार की। मान लीजिए हमारा कोई न्यून कोण यहाँ पे बना है, तो जो हमारा कर्ण है उसके संलग्न वाली भुजा अर्थात इसके सामने वाली भुजा, या हम ये कहें कि कर्ण के नीचे वाली ये वाली जो भुजा कहलाएगी, ये क्या कहलाती है? आधार। जहाँ पे न्यून कोण बनता है, यहाँ पे न्यून कोण जो बनता है, ये वाली भुजा कौन सी कहलाती है? आधार। तो कर्ण के संलग्न वाली भुजा को ही आधार कहा जाता है। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो इसे हम बी से डिनोट करते हैं या इसे बी से दर्शाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लंब की। मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई न्यून कोण बन रहा है, तो न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, इस न्यून कोण के जो सामने वाली भुजा होती है या न्यून कोण के सम्मुख भुजा होती है, सम्मुख का अर्थ होता है दोस्तों सामने वाली भुजा, तो न्यून कोण के सम्मुख वाली भुजा को ही हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा न्यून कोण के सामने वाली भुजा को ही हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है, तो इसे P से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। आधार जहाँ पे न्यून कोण बनता है अर्थात कर्ण के सम्मुख वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा अर्थात सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? लंब। उसके बाद आपको पता है कि मान लीजिए हमें, जैसे मान लो कोई दो वैल्यू दी है, जैसे x और y। अगर हमें x और y का अनुपातिक मान लिखना है, तो हम सीधी सी बात है या तो लिखेंगे x बटे y या फिर x अनुपात y, इस तरीके से लिख देंगे। अब मान लीजिए हमें इन तीनों भुजाओं का अनुपातिक मान चाहिए है, तो जैसे मान लो कर्ण और आधार का चाहिए, तो या तो आप लिखेंगे कर्ण बटे आधार या आधार बटे कर्ण। उसी प्रकार लंब बटे आधार या आधार बटे लंब, या कर्ण बटे आधार या लंब बटे आधार। तो ये जो अनुपातिक वैल्यू होती हैं, इनको नाम दिया गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। 6 त्रिकोणमिति अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात 6 टाइप से होते हैं: साइन थीटा या साइन, कॉस थीटा या कॉस, और टेन थीटा। उसके अलावा साइन का अपोजिट होता है कोसेक, फिर होता है कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपातिक वैल्यू होती हैं। साइन का मान होता है, इसे याद करने के लिए दोस्तों हम एक ट्रिक फॉलो कर लेते हैं, जिसे बोला जाता है लक। कॉस को बोला जाता है अक, और टेन को बोला जाता है ला। ला में यहाँ पे हम आ की मात्रा भी ले सकते हैं, लेकिन इसे याद रखने के लिए हम ला लिख सकते हैं। बेसिकली हम इसे पढ़ सकते हैं क्या? लक अक ला, लक अक ला। आप 4-5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। लक हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो पहला अक्षर है ला, वो हमेशा टॉप पे रहेगा,
ला मतलब होता है लंब, और बटे में क्या हो जाएगा कर्ण। तो साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण। अक मतलब होता है आधार बटे कर्ण, और ला मतलब होता है लंब बटे आधार। मतलब जो ये शब्द लिखे गए हैं, जैसे ला लिखा गया है तो ऊपर ला का नीचे, तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये हो गए आपके तीन त्रिकोणमितीय अनुपात। जस्ट उसका अपोजिट, जैसे अभी मैंने इसके पहले बताया था कि साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक। अब कोसेक के लिए यदि हम बोलें तो साइन के लिए लिखा गया था क्या लख, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कल। कॉस के लिए बोला गया था अक, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए बोला गया था अक, तो इसके लिए हो जाएगा का। टेन के लिए बोला गया था ला, तो इसके लिए हो जाएगा कॉट के लिए अल। अर्थात कोसेक के लिए कल मतलब कर्ण बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार, और कॉट के लिए आधार बटे लंब। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए दोस्तों। साइन कॉस टेन का इससे पहले बता दिया, और ये जो वैल्यू लिखी गई हैं ये आपकी कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू लिखी गई हैं। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज में क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं कर्ण, लंब और आधार, तो स्वाभाविक सी बात है आपस में इनका कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो इनके आपसी संबंध को पढ़ने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अर्थात कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के क्या होता है बराबर होता है। ये तीनों ही भुजाओं में आपसी संबंध होता है कि सबसे बड़ी वाली भुजा का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा बराबर होगा। समकोण त्रिभुज में सबसे ज्यादा प्रयोग जो होने वाला है वो पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये होता है इन तीनों ही भुजाओं में आपसी संबंध। अभी इसके पहले हमने पढ़ा साइन थीटा या साइन थीटा, इसका अपोजिट मैंने क्या बताया था दोस्तों कोसेक थीटा, सेक थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोस थीटा, इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। और टेन थीटा, इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमिति फलन हो गई। अब जैसे हमारी जो भुजाएं थी कर्ण, लंब और आधार, इन पे कोई ना कोई रिश्ता है या संबंध है आपसी, उसी प्रकार इसमें भी संबंध होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यदि हम इस पे देखें कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 दोस्तों। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ पे यदि हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। उसके बाद यदि मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ यहाँ से, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे
ये क्या हो जाएगा, ये बटा में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये आपसी संबंध होते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा के, कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। उसके बाद इसी प्रकार आपसी संबंध होता है टेन थीटा और कॉट थीटा के मध्य। तो टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, एक टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक। तो यहाँ से यदि हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा, और यदि हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। उसी प्रकार दो और हमारे पास त्रिकोणमिति फलन बचे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है एक। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा। ये हमने 6 त्रिकोणमिति के आपसी संबंध निकाल लिए दोस्तों। इसके अलावा ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ आपको याद रखने के लिए। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये सारी जो वैल्यू होती है ये कौन सी है, अपोजिट वैल्यू। इसके अलावा टेन थीटा की जो एक वैल्यू और होती है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसका अपोजिट जस्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये इतनी त्रिकोणमिति आपको याद रखनी है, त्रिकोणमिति फलन आपको याद रखनी है।